वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है आई एम इनफ, ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। एक बहुत ही फेमस थेरेपिस्ट है, इनका नाम है मेरिसा पियर। मेरिसा पियर जो हैं वो अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को यही फॉर्मूला कहती है, क्योंकि एज़ पर मेरिसा पियर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी वायरस से, अगर किसी मेंटल वायरस से लोग पीड़ित हैं तो दैट इज़ कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, आई एम नॉट इनफ। एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग। यू आर इनफ। आप जैसी भी सिचुएशन में हैं, जैसे भी हैं, आप पर्याप्त हैं। सो टेल योर सेल्फ। आपके मोबाइल का जो वॉलपेपर है उसमें ये लिख दीजिए आई एम इनफ। आपका आईना है वहाँ पर लिख दीजिए, आपके वार्डरोब के ऊपर, आपकी दीवार के ऊपर, आपके स्टडी टेबल के ऊपर, हर जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, आई एम इनफ। एंड कीप टेलिंग योर सेल्फ आई एम इनफ। आपको ये थोड़ा अनसाइंटिफिक लगेगा, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी कि कोई चीज़ आप अपने आप को बार बार कहते हैं, यू बिकम दैट। तो कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट आई एम इनफ एंड यू विल सी a positive change in yourself। आज 11th सितंबर 2021 है, दिन है सैटरडे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की बेस्ट टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, प्राइज, ये सारी चीज़ें आपको दो सोर्सेस के ऊपर से मिल जाएगी। एक है हमारी वेबसाइट studiiq.com, एक है हमारा मोबाइल ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च स्टडी आईक्यू, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल ऐप के ऊपर से भी मिल जाएगी। आज द हिंदू न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट नहीं हुआ है, तो मैंने अलग अलग सोर्सेस से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। तो वी हैव 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स टुडे, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ऑटोमोबाइल पीएलआईज ईवी फोकस इज़ वेलकम। ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग, बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं, ये सारी की सारी कंपनीज ऑटोमोबाइल अम्ब्रेला के तहत आती हैं। नाउ व्हाट इज पीएलआई? पीएलआई यानी कि प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई। इसका एक बहुत ही सिंपल लेमेंस लैंग्वेज में अगर बात करें तो पीएलआई स्कीम क्या करती है। लेट्स से गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये कह दिया है, आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल, कि आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भारत सरकार ने लेट्स से 1 लाख करोड़ रुपए रखे हैं और सरकार ने कहा है कि 5 सालों के लिए ये 1 लाख करोड़ हैं। तो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कार का प्रोडक्शन करेंगे एक साल में, फर्स्ट ईयर में लेट्स से आपने 1 लाख कार प्रोड्यूस की, तो आपको जो 5 सालों में डिवाइड करें तो 20,000 करोड़ रुपए जो हैं, तो उसमें से एक कंपनी को लेट्स से 5,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है कि कितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको पर यूनिट कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगा। तो इट इज़ गुड, इजंट इट? ये एक प्रकार का सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वी विल गिव यू मनी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। ये अब किसी भी सेक्टर के लिए हो सकता है, टेक्सटाइल के लिए हो सकता है, इट कैन बी फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर के ऊपर हो सकता है। तो ऐसी अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पीएलआई जो हैं वो सरकार ने अनाउंस की हैं। अब भारत सरकार ये करने जा रही है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ही अवेलेबल होगी। तो जो आईसीई व्हीकल्स हैं यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनको पीएलआई का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल फॉर द मैन्युफैक्चरर। आईसीई मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो नॉर्मल कार्स और व्हीकल्स बनाते हैं, उनके लिए
ये बात गुड न्यूज़ नहीं है कि सरकार जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ही पीएलआई प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर एक बिग पिक्चर देखें तो दिस इज़ ए गुड थिंग, बिकॉज पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो एक आंकड़ा देख लेते हैं कि कितना पोल्यूशन ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पे अटेंशन हियर, रोड ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट्स अबाउट फोर्थ ऑफ कार्बन एमिशन। फोर्थ यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 25%। रोड ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट से। वी आर नॉट काउंटिंग वाटरवेज, वी आर नॉट काउंटिंग एयरवेज हियर, जस्ट रोडवेज से, रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से 25% पोल्यूशन या फिर कार्बन एमिशन जो है वो ये क्षेत्र, ये सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। देन वी ऑल्सो नो कि डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए डीजल एंड पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल जो हैं, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये फ्यूल जो है एक समय पर ख़त्म हो जाएगा। लेट्स से आने वाले 30-40 सालों के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल ना हो। तो इट इज़ बेटर कि अभी से ही हम धीरे धीरे ट्रांजिट करने लगें। दूसरी तरफ भारत के बारे में हमें यह भी पता है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर ऐसा एक देश है, हमारा देश भारत, जो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को इंटरसेप्ट करता है। नंबर 1 पर है सऊदी अरेबिया, सेकंड नंबर पर है इंडिया। और कुछ सालों पहले भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हैं ये इम्पोर्टेंट भारत के लिए इसलिए हैं क्योंकि ये दुनिया में भारत का जो पावर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेटिक पावर। एज ए देश हमारी जो ताकत है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। एक लंबे समय से हमने देखा है कि जब भी वेस्ट एशिया में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर होती है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं, इश्यूज हम सबको फेस करने पड़ते हैं। जस्ट इमेजिन कि भारत टोटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने लगे। हमारी कार्स, हमारे एरोप्लेन्स, हमारी ट्रेन्स, हमारी सबमरीन्स, हमारी बड़ी बड़ी शिप्स, छोटी बड़ी सभी शिप्स, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज, ये सारी चीज़ें, और रेलवेज, ये सारी चीज़ें अगर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने लगे तो हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो ये सारे देशों का जो एक वर्चस्व है, जो दबदबा है, उनकी इम्पैक्ट जो हमारे देश के ऊपर होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो नील हो जाएगी, वो चली जाएगी। कितने सारे डॉलर्स हम बचा पाएंगे और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल जो है वो हम हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। आज लेट्स से अगर एक परिवार महीने में 10,000 रुपये फ्यूल में खर्च करता है तो वो पैसे लेट्स से कम होके अगर 500 रुपीज़ हो जाएं, क्योंकि रिमेंबर यू आर प्रोड्यूसिंग योर एनर्जी वाया सोलर पावर, तो ये 9,500 रुपीज़ जो हैं वो आपके बचेंगे। कितनी सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप 50 रुपये पे कर रहे हैं, MRP 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, तो वो भी कम हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का दाम जो है वो कम हो जाएगा। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये सेक्टर भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो टॉप ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर हैं जिसमें लोग काम करते हैं, जॉब जनरेट करने वाला अगर कोई अच्छा सेक्टर है तो टॉप 5 सेक्टर आप निकालें तो उसमें से आप हमेशा देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो जॉब जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या सरकार ने यहाँ पर गलती की है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ही पीएलआई प्रोवाइड की जाएगी और आईसी व्हीकल्स को नहीं की जाएगी? मेरे हिसाब से सरकार की यहाँ पर गलती नहीं है। सरकार ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव प्ले किया है। व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने एक लंबे समय तक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। आज भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं।
लेकिन ये वक्त आ चुका है कि सिर्फ हम पैसों के बारे में ना सोचें, वी हैव टू थिंक अबाउट अवर एनवायरनमेंट इज वेल। और जब सरकार आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, दैट मीन्स कि एक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके पास एक लंबे समय से नॉलेज है टायर्स के बारे में, एरोडायनामिक्स के बारे में, कार की सेफ्टी के बारे में, प्रोडक्शन कैसे बेस्ट तरीके से किया जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, अलग अलग देश के कोनों तक आपके व्हीकल्स कैसे आपको पहुंचाने हैं, आपके शोरूम्स हैं हर जगह पर। तो ये कितनी सारी नॉलेज ऑलरेडी आईसी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के पास हैं। अब आपको एक नया प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग के टाइम पर इट इज़ गोइंग टू बी पेनफुल, बट आपको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। और फ्यूचर जो है, फ्यूचर इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और सिर्फ यहाँ पर कार्स की बात नहीं हो रही, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टू व्हीलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बोट्स, योर यॉट्स, आपके ट्रक्स, आपकी बसेस, आपके जो मीडियम साइज ट्रक्स हैं, मीडियम साइज बसेस हैं, जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स आते हैं वो सारे के सारे, रेलवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ईवीज़ ही हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स की मार्केट फ़िलहाल हमारे देश में इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। टोटल फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो भारत ने 2.37 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेचे हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी कंपनीज, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस, हीरो, होंडा, यामाहा, सभी जो भी टू व्हीलर्स की कंपनीज है, ये सभी कंपनीज जो सुजुकी हैं, ये सभी ईवीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और होपफुली नियर फ्यूचर में हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स के ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जब एक टू व्हीलर खरीदना और उसको चलाना, जो नॉर्मल, जो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक, राइट, ईवी टू व्हीलर जो हैं उसको चलाना और उसका मेंटेनेंस, उसको ख़रीदना, ये सारी चीज़ें जब नॉर्मल जो इंटरनल कंबशन इंजन वाला टू व्हीलर है उसके मुकाबले कम या फिर उससे बहुत कम अगर हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है ईवी का। दूसरी चीज़, फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो आपको पेट्रोल स्टेशंस तक, पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाना है या फिर पहुंचाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पेट्रोल पंप्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो रिमेंबर दैट, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका एक्सेस आज के ज़माने में हमारे देश में कोई चैलेंजिंग नहीं है। हर गांव तक ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल है। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जब यूएसए में पहले पूरी दुनिया में हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी चलती थी, इज़न्ट इट, और घोड़ा गाड़ी के बाद धीरे धीरे कार्स आनी शुरू हुई, और ख़ास करके फोर्ड की जो मॉडल टी आई, उस कार का नाम था मॉडल टी। तो ये फोर्ड की जब मॉडल टी कार आई तो यूएसए में बहुत सारे लोगों ने ये कार को ख़रीदा। लेकिन उस टाइम पर पेट्रोल पंप जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो किराने के स्टोर पर लोग पेट्रोल ख़रीदने के लिए जाते थे। और मॉडल टी को अगर आप कभी देखेंगे, मैंने इसको देखा है इस कार को, तो आई नो कि इस कार में अगर आपको फ्यूल ऐड करना है तो जैसे हमारी जो थ्री व्हीलर रिक्शोज़ होती है तो उसमें कैसे इंजन रिक्शा ड्राइवर के सीट के नीचे होता है, तो वैसे ही इस मॉडल टी में था कि इंजन जो है वो जो ड्राइवर है उसकी सीट के नीचे था। तो आपको सीट हटानी है, फिर फ्यूल ऐड करना है, और आपके हाथ भी जो हैं वो फ्यूल वाले हो जाते थे। तो ये सारे इश्यूज़ थे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे लोगों ने मॉडल टी को ख़रीदना शुरू किया तो प्रॉपर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बनने लगे, और आज हर जगह पर ईज़िली पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी। बस हमें एक राइट फार्मूला इसका निकालना है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई इट। Automakers understand that here is a huge market waiting to be tapped. चाहे टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, सिक्स व्हीलर्स हो, ईवीज़ जो हैं इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। और गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स ये इंसेंटिव जो हैं उसको कंटिन्यू रखना होगा। गवर्नमेंट ने ये जो व्हीकल्स का जो ईवी पीएलआई था उसको कम किया, 58,000 करोड़ था, उसका हाफ कर दिया 29,000 करोड़। एंड जो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम नाम की एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। फिर फेम 1 मीन्स फेम लॉन्च हुई,
और उसके बाद उसका फेज़ 2 लॉन्च किया, और अब कुछ महीनों पहले ये जो फेम 2 है इसको 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए सरकार ने बंद कर दिया। तो सरकार को ये चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए। इट शुड कीप ऑन, मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ पुल फैक्टर। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कहते हैं, दो चीज़ें होती हैं। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर में ऐसा है कि मान लीजिए कि आप ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां पर कोई तरक्की नहीं है, वहाँ पर कोई भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी योर पुश फैक्टर। वो आपको पुश करेगा कि आप उस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं। और कोई ऐसा शहर है जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना गांव छोड़कर जाएंगे, तो वो शहर जो है वो आपका पुल फैक्टर है। तो वैसा ही ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज का इश्यू, ये सारी चीज़ें पुश फैक्टर हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ पुल फैक्टर भी क्रिएट करने चाहिए, ताकि पुश एंड पुल दोनों जब मिलेंगे तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ट्रांजिशन करेगी, और इवेंचुअली हम हमारे जो टारगेट्स हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के, ये सारे टारगेट्स भी अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज़, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स बैटरीज। बैटरी की कीमत जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगभग 30 से लेकर 40% तक की होती है। बैटरी कॉस्ट इज 30 to 40%। तो ये एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल वाली जो बैटरीज हैं, ACC बैटरीज जिसको कहते हैं, तो इससे कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इवेंचुअली जो व्हीकल है उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो EV को ख़रीदेंगे। तो इसको भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आपको आज जानने को मिली होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर टॉपिक। बिफोर दैट, अगर आज के लेक्चर की PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। प्रूडेंट स्टेप, पायोनियर का ये आर्टिकल है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्ट्री ने, भारत ने यह तय किया है कि हम हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी जो है उसको रिव्यू करें, मेक श्योर करें कि जम्मू एंड कश्मीर से किसी भी प्रकार का टेररिज्म हमारे जम्मू एंड कश्मीर में या फिर हमारे देश के दूसरे एरियाज़ में ना पहुँचे। तालिबान का एक कनेक्शन अलकायदा के साथ है, लश्कर तैयबा के साथ हैं, जैश ए मोहम्मद के साथ हैं। तो ये सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कहीं ना कहीं तालिबान का कनेक्शन है। आज भी तालिबान ने ओपनली तो ये नहीं कहा है कि वो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे USA ने यही कहा था तालिबान को कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अफ़गानिस्तान को एक टेरर ग्राउंड के तौर पर, एक लॉन्च पैड के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई एश्योरिटी जो है वो तालिबान ने नहीं दी है। आज भी तालिबान की जो खबरें हम पढ़ते हैं तो यह लगता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत को डायरेक्टली खतरा कैसे है। देखिए, भारत, हमारा देश जो है वो तालिबान के साथ अपनी फिजिकल बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर करता है। आप स्क्रीन पर देखिए भारत का मैप। तो दिस इज़ ऑफिशियल लेटेस्ट मैप ऑफ आवर कंट्री। द लेटेस्ट इज़ बिकॉज कुछ साल पहले 2019 में भारत ने ये जो एक पूरा राज्य था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अब स्टेट नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, ये वाला पोर्शन में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ एंड देन वी विल जूम, इसको थोड़ा जूम करेंगे। देख लिया ये पोर्शन, नाउ लेट्स जूम इट अप। सी हियर, देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटी सी जो लाइन है, ये छोटी सी लाइन प्रिसाइसली 106 किलोमीटर है। कितना है ये? रफली स्पीकिंग ये वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा है, तो दिस इज 106 किलोमीटर अफगानिस्तान और इंडिया की लैंड बाउंड्री है। फिलहाल ये पोर्शन जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वी कॉल इट POK। बाकी का जो पोर्शन है वो हमारा है, ये पूरा पोर्शन हमारा है, लेकिन फ़िलहाल ये वाला पोर्शन पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और ये वाला पोर्शन जो है एक अलग कलर में, ये पाकिस्तान ने जैसे अपना खुद का
ज़मीन का एरिया हो, वैसे पाकिस्तान ने चाइना को ये पोर्शन कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले इसको गिफ्ट कर दिया था. वी आर नॉट गोइंग इनटू ईयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. अक्साई चीन वाला पोर्शन जो है ये भारत का है, लेकिन ये फ़िलहाल चाइना के कंट्रोल में है. बट दिस पोर्शन हियर, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला ये जो रीजन है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए. एज यू कैन सी हियर, ये एक दूसरा मैप है जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक लैंड बाउंड्री हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं. अब यहाँ पर होगा ये एक वखान कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वखान कॉरिडोर इन अफ़गानिस्तान, जो बदाख्शान प्रोविंस में है, और फिर वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान वाला जो हमारा पोर्शन है ये इसके साथ टच होता है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई गिलगित बल्तिस्तान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. अफ़गानिस्तान के साथ जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो क्योंकि ये वाला पोर्शन भारत के कंट्रोल में नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ से फिर, या फिर ये वाला पोर्शन जो यहाँ से फिर हमें ईरान जाना पड़ता है, और ईरान से फिर हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं. राइट, यहाँ से वाटरवेज और फिर रेलवेज़ एंड रोडवेज़ के माध्यम से अफ़गानिस्तान. जब ये पोर्शन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो हम डायरेक्टली अफ़गानिस्तान के साथ जो हैं वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम डायरेक्टली यहाँ से अफ़गानिस्तान के साथ रोडवेज़ के माध्यम से ट्रेड और सारी चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कर पाएंगे. दूसरी चीज़ कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये साइड जो है दिस इज़ चाइना. तो चाइना भी एक 91 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गिलगित बल्तिस्तान भारत के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर अफ़गानिस्तान, चाइना और तजिकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलते हैं. तो अफ़गानिस्तान से फिर हमें तजिकिस्तान, और तजिकिस्तान से कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और उसके ऊपर रशिया तक अगर जाना है तो रोडवेज़ डायरेक्टली यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी सिक्योरिटी कैसे इफ़ेक्ट हो सकती है. देखिए, पाकिस्तान जो है वो यहाँ के लोगों को, जो अफ़गानिस्तान के फ़िलहाल जो कंट्रोलर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर फिर ये वाला पोर्शन और फिर इस पोर्शन से फ़िलहाल जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं वहाँ तक टेररिस्ट को ले आ सकता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. तालिबान ने ये कहा है कि कश्मीरी मुस्लिम्स की आज़ादी और उनके हक़ के लिए वो आवाज़ उठाएगा. फिर अल-कायदा ने तो ये कहा है कि कश्मीर को आज़ाद कराना जो है वो उसका एक लक्ष्य है. तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने पास्ट में दिए हैं. तो अमित शाह की टीम, जो यूनियन मिनिस्ट्री की टीम, फ़िलहाल रिव्यू कर रही हैं सिक्योरिटी सिचुएशन को. तो वी आर डूइंग इट क्वाइट प्रोएक्टिवली, और काफ़ी सही स्टेप्स हम उठा रहे हैं. अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग डेडलाइन एक्सटेंडेड अगेन के बारे में. ये फ्री प्रेस जर्नल का एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. बहुत ही टू द पॉइंट, क्लियर टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है. CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, जो सैलराइड क्लासेस के और जो दूसरे इनकम हैं, इसमें बिजनेसेस को इंक्लूड नहीं किया है. बिजनेस इनकम को छोड़ के दूसरे जो क्लासेस हैं उनकी जो टैक्स फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड किया है. इसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है. पहले ये इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी. तो ये क्यों ऐसा एक्सटेंड किया गया है, उसके पीछे रीज़न है कि जो नई इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ग्लिचेस आ रहे हैं, और उसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है. लास्ट ईयर की बात करें तो कोरोना वायरस की पहली वेव चल रही थी और इकोनॉमी भी काफ़ी डाउन हो चुकी थी. तो उस टाइम पर चलो एक्सटेंड करना जो है वो लॉजिकल था. कुछ सालों पहले सिर्फ केरला को ये एक्सटेंशन दिया गया था, क्योंकि कुछ सालों पहले केरला में बहुत ज़्यादा बाढ़ और बारिश हुई थी. तो उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह तय किया कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपना टैक्स थोड़ा लेट फाइल कर सकते हैं. फ़िलहाल जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है, ऑनेस्टली बताया है कि ये वेबसाइट में इश्यू होने की वजह से डेडलाइन जो है उसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है. लेकिन क्या ये ऑनेस्टी से आप बता रहे हैं तो क्या दिस इज़ अ गुड थिंग? द आंसर इज़ नो. कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट ये है कि इल टाइम्ड लॉन्च ऑफ न्यू पोर्टल. क्यों हमें ऐसे समय पर
इस नई वेबसाइट को लॉन्च करने की ऐसी क्यों हरी, ऐसी क्यों हेस्ट थी कि हमने इसको लॉन्च किया? हम इसको जून के टाइम पर जब फाइलिंग सीज़न होती है तब इसको लॉन्च किया, जब जनरली चीज़ें काफ़ी बिजी होती हैं। हम इसको जो लल पीरियड है, नवंबर से मार्च वाला पीरियड जो होता है, तो उसमें आप ट्रायल एंड टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी डेडलाइंस नहीं होती है। यहाँ पर डेडलाइन के टाइम पर, एक बिजी शेड्यूल के टाइम पर आपने इसको लॉन्च किया, तो इसकी टाइमिंग जो है वो सही नहीं थी। दूसरी चीज़ें, कोई ट्रायल रन भी नहीं किए गए, राइट? एडिक्वेट नंबर, जो सिंपल रिटर्न है और जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, तो ऐसी ट्रायल्स करने की आवश्यकता थी, तो ऐसी कोई खास ट्रायल्स भी नहीं की गई हैं। फिर नो टैक्स एक्सपर्ट सर्विसेज एंगेज। जनरली क्या होता है कि आप ऐसी कोई, ये इन्फोसिस ने ये नई वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन की है। इन्फोसिस हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, और मुझे ये लगता है कि भारत की इतनी बड़ी वेबसाइट बनाने में इन्फोसिस और भारत सरकार ने इतनी सारी गलतियाँ की, तो वैसे हम हमारे देश को कहते हैं कि वी आर आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का आईटी का काम हमारे देश में होता है एक्सेट्रा, लेकिन ये इतना बड़ा ग्लिच हुआ कि हमारी पूरे देश की जो आईटी सर्विसेज हैं उसकी इमेज के ऊपर एक दाग लग गया है। दूसरी चीज़ कि आपको कुछ एक्सपर्ट्स को साथ में बिठाकर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, आईटी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स और टैक्स के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मिलकर इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने की आवश्यकता थी, और अब बहुत सारे लॉसेस भी होंगे इसकी वजह से। फिर पुरानी और नई पोर्टल्स को एक साथ क्यों नहीं चलाया गया? अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, तो इस बैंक ने जब नई पोर्टल, नई वेबसाइट लॉन्च की, तो उस टाइम पर उन्होंने पुरानी वेबसाइट को भी ऑन रखा, नई वेबसाइट को भी ऑन रखा। तो जिस कस्टमर को पुरानी वेबसाइट पसंद है वो पुरानी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जिनको नई वेबसाइट ट्राई करनी है वो नई वेबसाइट ट्राई कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर पुराने कस्टमर्स जो हैं वो नई वेबसाइट से यूज टू होने लगे, और फिर पुरानी वेबसाइट जो है वो हम बंद कर सकते हैं। तो वी शुड हैव डन द सेम थिंग विद दिस आईटी पोर्टल, और अभी भी इतना लेट नहीं है। जो पुरानी पोर्टल है उसके बारे में कहते हैं कि वो परफेक्टली वेल चल रही थी, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं था। तो जो चीज़ ऐसी बिगड़ी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसको फिर और ज़्यादा सुधारने की क्यों आवश्यकता हुई? और अगर सुधारना ही है आपको, उसको और ज़्यादा लेटेस्ट बनाना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। चलो, ज़माने को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट कुछ नई चीज़ें आ गई, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन पुरानी वेबसाइट को साइमल्टेनियसली चलने देते तो इतना बड़ा इश्यू जो है वो हमें फेस नहीं करना पड़ता। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो सरकार को करने की आवश्यकता थी। आज भी इतना लेट नहीं हुआ, वी कैन टर्न ऑन द ओल्ड वेबसाइट, और जो इश्यूज चल रहे हैं, जो ब्लॉक हो चुकी हैं चीज़ें, उसको हम अनब्लॉक करके आगे बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कोविड-19 सिचुएशन का रिव्यू किया, और सभी राज्यों को ये एक सलाह दी है कि आप बफर स्टॉक जो है दवाइयों का, इसको मेंटेन करें। हमारे देश में 73 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन, 73 करोड़ नॉट लोगों को, लेकिन 73 करोड़ टोटल वैक्सीनेशन का कवरेज हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉर्ड्स गोवा ने जो फर्स्ट डोज हैं वो अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन, 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को दे दिया है। गवर्नमेंट अनाउंसेस 2 न्यू 100-bedded एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स इन कर्नाटका। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2021 एग्जामिनेशन आज कंडक्ट की जाएगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग आज से शुरू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लॉन्च किए हैं। हमारे स्मृति ईरानी जी ने ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेरिसा पाइन, तो उनके साथ एक मीटिंग की। यूएई ने जो कोविड वैक्सीनेशन, फुली वैक्सीनेशन रेसिडेंट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया है, तो अब इंडियंस जो हैं वो यूएई में 12 सितंबर से वहाँ पर जा सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो आई एम इनाफ के बारे में आपको चीज़ बताई, उसके पीछे रीज़न यही था कि कल यानी कि 10 सितंबर को पूरी दुनिया जो है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करती है, और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूज़िक, देन यू कैन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, एफर्मेशन है, प्रेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिप्रेशन और नेगेटिविटी से दूर रखती है। तो इसमें से मल्टीपल चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। इट विल टेक 15-20 मिनट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ, फॉर योर इमोशनल हेल्थ, फॉर योर हार्ट हेल्थ, यू नो। तो यू शुड टेक आउट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। अपने फ्रेंड्स को मिलना कोई गलत बात नहीं है। इतनी भी पढ़ाई मत कीजिए कि फिर आपके जीवन में दूसरे कोई कलर्स ही ना रहे। टेक आउट सम टाइम
फ्रेंड्स को मिलना गलत नहीं है, फिर वहाँ पर ही बैठे रहना गलत है। तो आप 1 आवर के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 1 आवर में वापस घर आ जाएं। तो छोटी जब मीटिंग्स होती हैं तब हम उस समय का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब आपको फ्रेंड को भी पता चलेगा कि आप 30 मिनट्स के लिए ही उसको मिलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर होगा ये कि कोई भी अपने फ़ोन में बिजी नहीं रहेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा। COVID cases among children surge in US as children go back to school, and super typhoon Chanthu threatens Philippines and Taiwan. And that's everything from my side. कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है रशिया। इमरजेंसीज मिनिस्टर जो हैं उसने एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो ये एक इंडिकेशन है कि दुनिया में आप कहीं पर भी जाए, हर जगह पर आपको अच्छे लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोस्ट पर भी अच्छे लोग डेफिनेटली आपको देखने को मिलते ही हैं। एंड ये है आज का आपका नया क्वेश्चन, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल डियर फ्रेंड्स संडे है, तो कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, अब हम डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को। तो एन्जॉय योर वीकेंड, एन्जॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।